तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो पर। तो शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी की। हाँ, पर जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियान फाइनली अपना वो टाउ फॉर्मेशन एरे वाली जो टेक्निक रहती है वो यूज करने की तैयारी कर लेता है। इसके हाथ में मिल्की वाइट कलर की लाइट देख करके लीजी वगैरह भी हैरान रह जाते हैं। उधर वो दूर खड़े जो एक ओल्ड मास्टर थे वो भी काफी ज्यादा खुश थे कि एक टाउ एरे मास्टर। अब आगे जियान के हाथों में से निकल कर ये जो मिल्की वाइट लाइट रहती है काफी तेजी से जो एनर्जी जायंट बनाया था इन 127 लोगों ने उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अब ये मिल्की लाइट फ्लेम जो सॉरी फ्लेम नहीं है, मिल्की वाइट लाइट आगे बढ़ रही होती है तो एक स्क्रॉल लाइक चीज ऊपर हवा में मतलब फैलने लगती है। धीरे धीरे ये एक फॉर्मेशन में काफी बड़े फॉर्मेशन में बदलने लगती है और इस चारों तरफ से एनर्जी जायंट को घेर लेती है। तो लीजी वगैरह भी समझ चुके थे ये तो एक फॉर्मेशन है, इनकी आंखें मानो बाहर आ जाएंगी। हालांकि ये जियान के बॉडी से निकली हुई व्हाइट लाइट रहती है पर इसमें इसका एनर्जी फ्लेम भी फ्लेम एनर्जी भी रहती है जिससे ये लोग बहुत ही ज्यादा डर गए रहते हैं। अब ये लोग फिर से अपनी जो फाइटिंग की रहती है इस एनर्जी जायंट में जो इन्होंने बनाया रहता है उसमें और ज्यादा पोर करने लगते हैं। उधर वो जो मुंह जूजी भी रहते हैं यानी कि यहाँ के चीफ डेप्यूटी चीफ वो भी देखते हैं, कहते हैं ये तो बैटल फॉर्मेशन मास्टर है। अब ये भी बहुत ज्यादा सरप्राइज रहता है, इनको भी मालूम था जियान कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है जो इनके ह्यूमन पैलेस को ज्वाइन कर लेगा। और अगर देखा जाए तो जियान तो एक एल्केमिस्ट था पर एल्केमिस्ट से भी सबसे ज्यादा रेयरेस्ट चीज जो होती है वो एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर होता है। अगर जियान की आइडेंटिटी देखा जाए तो ये एक बैटल फॉर्मेशन मास्टर भी रहता है, एल्केमिस्ट भी रहता है, साथ में फाइटिंग की तो इसके पास रहती ही है। मू जूजी भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, इनका जो ह्यूमन पैलेस था काफी समय से शांत था, यहाँ पर कोई एक पावरफुल वॉरियर नहीं आया था। अब इनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है जियान की वजह से, तभी फील करते हैं एक वेग एनर्जी। वही ओल्ड मैन रहते हैं, ये बोलते हैं ओल्ड जू आप भी। ओल्ड जू का नाम जू लाओ रहता है और ये बेसिकली स्पिरिचुअल पावर कल्टीवेट करते हैं। सर अभी जो जियान का फ्लेम फॉर्मेशन रहता है ये पूरी तरह से वो जो जायंट एनर्जी रहती है उसको कवर्ड कर लिया था। इसी वगैरह कितना भी ट्राई करते कि ये अपने जायंट एनर्जी इन्होंने क्रिएट किया उसको छुड़ा ले पर ये नाकामयाब थे। ऐसा लग रहा था इनको कि ये जो फ्लेम्स हैं जियान की ये इसके पावर को एब्जॉर्ब भी कर रही हैं। जियान भी कहता है वेस्ट मत करो टाइम, अपना डिफीट स्वीकार कर लो। जी फील करता है मानो जियान की जो आवाज है चारों तरफ से आ रही हो। जी लियान कहता है अगर मुझे जितना समझ में आ रहा है इस फॉर्मेशन को हम इसका मतलब सेंटर को डिस्ट्रॉय करके इस फॉर्मेशन को ब्रेक कर सकते हैं। यार जियान मतलब एक साथ कई सारे जियान इनको दिखने लगते हैं, सभी जियान के पाम में से एक पावरफुल एनर्जी इनकी तरफ पड़ने लगती है क्योंकि इनका जो जायंट बैरियर था उसको जियान ने घेर लिया था अपने फ्लेम फॉर्मेशन से। अब जियान इस जायंट बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये जो एनर्जी जायंट रहता है जियान के अटैक से फाइनली डेसिपेट हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। अब फाइनली लीजी भी जान जाता है और कहता है ठीक है हम हार गए। इसके पीछे जो भी वॉरियर्स थे वो पूरी तरह से उनकी बॉडी पेल हो चुकी थी, ऐसा लग रहा था वो एक ही मिनट में कोलैप्स कर जाएंगे। जियान अभी यहाँ से विड्रॉ नहीं करता था शायद ये लोग को सीरियसली इंजर्ड भी कर सकता था। तो इन लोग को भी भरोसा हो गया था कि जियान ये वही है जिसने ट्विन घोस्ट टेम्परर को मारा है। इसके बाद फाइनली अंकल मूजू भी आगे आते हैं। अभी मू यिंग इनसे कहती है कि क्या इन लोग को एक और चांस नहीं मिल सकता है। तो ये लोग भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और इनका हार्ट भी प्योर था। अंकल मूजी तुरंत ही कहते हैं रूल्स तो रूल्स ही हैं। कहते हैं अगर नेम डिसाइपल ट्रू डिसाइपल्स को चैलेंज करते हैं, अगर ये जीत जाते हैं तो ये ट्रू डिसाइपल्स बन सकते हैं, पर अगर ये हार जाते हैं फिर ये चुप हो जाते हैं। फिर भी मू यिंग पूछती है इनसे क्या कोई और तरीका नहीं है। लीजी वगैरह भी ये सीन को देखकर थोड़ा सा अच्छा फील करने लगते हैं कि ये लड़की सच में इनके लिए रिक्वेस्ट कर रही है। अब लीजी भी अपने पूरे वॉरियर्स जो इसके साथ थे नेम डिसाइपल लेकर बाहर निकल जाता है सम्मान से। इन लोगों को भयंकर लेवल का रिसोर्सेस मिलने वाले थे क्योंकि अब 5 ही लोग थे और इनको ऐसा वादा भी किया गया था। मुफेंग सोचता है शायद इनको डाउडी वकील वगैरह मिले। मू जूजी इस दौरान सबसे पूछे क्या तुम लोग को पता चला कि हम मतलब तुम्हारी फाइट क्यों करवाए थे। ग्रीन फ्लूट तुरंत ही रेस्पेक्टफुली बोलती है कि शायद आप हमारी पावर को टेस्ट कर रहे थे। कहते हैं हाँ सही है। इनको पूरी स्टोरी बताने लगते हैं कि नेम डिसाइपल बहुत सारे हैं यहाँ पर, हम फिर भी मतलब 9 सुपर से एकदम क्रीम बंदे लेते हैं तो इससे हमारा रेपुटेशन भी खराब हो सकता है। जियान भी इनकी बात सुनकर हाँ में सर हिला देता है। और वैसे भी जो बर्निंग इंसेंस पवेलियन था यानी फेंगजियांग पवेलियन, यहाँ पर टेस्ट का लेवल रहता था बाकी और सुपर सेट से काफी अलग था और काफी डिफिकल्ट भी था। मूजी इसके बाद कहते हैं कि चलो ठीक है अब तुम लोग को रिवार्ड लेने का टाइम हो गया है, क्या तुम तैयार हो। सभी लोग हाँ में सर हिला देते हैं। अब ये जो सेंटर ऑफ द हॉल था इसमें मैंने आपको बताया था कि एक डोर ऑफ लाइट थी वो अब धीरे धीरे खुलने लगती है। इसमें से एक काफी फैमिलियर फोर्स भी बाहर निकल रहा था। डीली भी इस ब्रेथ को फील करता है, कहता है ये तो हुनटियांडी यानी सोल क्लैन जैसा एक मतलब फीमेलियर ऑरा है। जियान को तुरंत ही समझ में आता है शायद ये बॉडी ऑफ डाउडी है, मतलब डाउडी की बॉडी। मूजी तुरंत ही बताते हैं कि ये डाउडी रिवर है, इसी से हम लोग मतलब डाउडी की बॉडी को और ज्यादा कंडेंस करते हैं। पर कई सारी चीजें रहती है, एक तो डाउडी की बॉडी, एक डाउडी हे रहता है। मूइंग भी काफी सरप्राइज रहती है ये क्या चीजें हैं, इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। कोई भी बंदा पहली बात तो इस डाउडी रिवर में अंदर जाए तो उसकी बॉडी भी काफी ज्यादा कंडेंस हो सकती है। इसके अंदर एक पावर होता है डाउडी हैनोई, यही स्पेशल पावर है जिससे किसी भी बंदे की बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और ये बोलते हैं जो डाउडी बॉडी है बेसिकली तुम्हारे डिफेंस पावर को कई गुना बढ़ाने के लिए है कि तुम एक बहुत बड़ी एनर्जी बॉडी बना सकते हो। जियान को याद आता है फिर कि हुनटियांडी
डाउडी भी ऐसा ही किया था और शायद उसके पास, क्योंकि उनका क्लैन काफी पुराना था तो उनके पास कई सारे सीक्रेट्स थे। जियान को भी ये चीज मिल गई थी क्योंकि टाउसे गॉड ने इसको ये टेक्निक बता दी थी इनहेरिटेंस के टाइम ही, इसलिए भी जियान ने अपनी वो फ्लेम डी वाली बॉडी बनाई थी। हुन टियांडी को ब्लॉक करने के लिए जियान ने अपनी पूरी बॉडी जला दी थी, अगर आपको याद हो तो, डाउडी बॉडी। पर जियान जब से मतलब यहाँ पर आया था डाउडी कॉन्टिनेंट में, इसे ने किसी को भी डाउडी बॉडी यूज करते नहीं देखा था। मूजी तुरंत ही जियान के डाउट्स को समझ जाते हैं और बताते हैं कि हमारे ज्वानलिंग कॉन्टिनेंट में भी कई सारे लोग हैं जो अपनी डाउडी बॉडी यूज करते हैं। बताते हैं कि अगर डाउडी बॉडी को कंडेंस करना तो ये डाउडी रिवर जरूर चाहिए। तो ये डाउडी रिवर खोलने के लिए एक डाउ जियान लेवल का पावर चाहिए, क्योंकि ये जो डाउडी नदी है ना बहुत ही ज्यादा प्रीसियस है, पैसे से इसको खरीदा नहीं जा सकता। मूफेंग डाउडी बॉडी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था, ये भी काफी ज्यादा खुश था। हालांकि डाउडी लेवल पर बहुत सारे बंदे होते हैं पर डाउडी लेवल की बॉडी सबकी नहीं होती है, मतलब कंडेंस बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जियान पास्ट में किया था पर ये उसको अब खो चुका था। रिन फ्लूट भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड थी एक डाउडी बॉडी को कल्टीवेट करने में। इसके बाद मूजूजी सभी चीजें एक्सप्लेन करने लगते हैं कि सभी लोग डाउडी बॉडी कंडेंस भी नहीं कर पाते हैं। ये बोलते हैं कि डाउडी बॉडी को 10 ग्रेड में बांटा जाता है। ये बोलते हैं इन लोगों को इस रिवर में काफी पावरफुल मतलब डाउ एम्पर की बॉडीज मिलेंगी। अगर तुम लोग ये बॉडी पा पाए ये तुम्हारे फ्यूचर कल्टीवेशन के लिए काफी अच्छा हो सकता है। मूजूजी इन लोगों से कहते हैं मैं यहाँ पर तुम लोग का वेट करूंगा, अब तुम लोग जा सकते हो अंदर। अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम किस लेवल की बॉडी को सक्सेसफुली कंडेंस कर पाते हो। तो ये डाउ रिवर जो थी वो हजारों सालों से एग्जिस्ट कर रही थी। इन्हें पता नहीं था कि इसमें क्या डाउ लेवल की यानी डाउ 10 ग्रेड की क्या बॉडी होगी, शायद ये अभी भी इनकम्प्लीट हो, ऐसा ये मूजूजी सोच रहे थे। इनके बाजू में वो ओल्ड मैन भी आ गए थे। ओल्ड मैन यानी कि झूलाओ कहते हैं, अगर वो बंदा बॉडी कंडेंस कर लिया तो मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। ये भी खुश होते हैं क्योंकि झूलाओ का लेवल अलग रहता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के सिटी को दिखाया जाता है यहाँ पर, मतलब जुआनलिंग किंग को। इनका एक गार्ड आकर कहता है कि वो जो इंपीरियल पॉन्ड है बाहर के लोगों के लिए भी तैयार हो चुका है। इसके बाद ये कहते हैं कि हमें बर्निंग इंसेंस पवेलियन वालों को लेटर भेजना पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप 3 लोग थे जो इस पूल में एंटर करने वाले थे वो सभी फेंगजियांग पवेलियन के ही थे। किंग जुआनलिंग हालांकि काफी गुस्से में होते हैं और कहते हैं जिस दिन मैं मेड्यूसा प्लान में जो वो लड़की आई है 9 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन को पालूंगा उसी दिन तुम्हारे फेंगजियांग पवेलियन और साथ में उस मेड्यूसा क्लैन दोनों को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जियान वगैरह अब इस डाउडी रिवर में एंटर कर गए थे। जियान इसमें से एक वार्म ऑरा चारों तरफ फील कर रहा था। जियान को यहाँ पर कई सारे लाइट क्लस्टर्स भी दिखते हैं और इनमें शायद कुछ होता भी है। सारे मतलब यहाँ पर जो लाइट क्लस्टर्स थे वो जियान की तरफ ईगरली देख रहे थे। जियान के दिमाग में तभी वो आवाज आती है, बेसिकली गोल्डन ड्रैगन किंग की होती है। ये बोलते हैं कि तुम जैसे यहाँ पर आए थे मैं तुम्हारे लिए वैसे भी एक डाउडी है सोच रहा था ताकि मैं तुम्हारे लिए एक बॉडी बना सकूं डाउडी वाली। जियान फील करता है कि इसके साथ जो 4 लोग और आए थे ये लोग डिसअपियर हो गए हैं, मतलब इनको ये देख नहीं सकता था। गोल्डन ड्रैगन किंग बताते हैं कि तुम उनको ढूंढ भी नहीं पाओगे क्योंकि ये जो डाउडी रिवर है इसमें कई सारे इंडिपेंडेंट स्पेसेस हैं। अभी एक इनविजिबल पावर बेसिकली जियान को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करने लगती है। जियान कितना भी कोशिश करता है ये इसे रेजिस्ट नहीं कर पा रहा था। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग काफी गुस्से में बोलते हैं क्योंकि तुम एक डाउडी 4 स्टार के वॉरियर, तुम मेरे डिसाइपल को एक्सेप्ट करना चाहते हो। और इनके बॉडी से एक टेरिफाइंग वेव निकलती है और वे इस पावर को तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि अभी हम लोग इस डाउडी रिवर के एंट्रांस पर हैं। यहाँ पर तुमको कई सारे जो एनर्जी ट्रेसेस दिख रहे हैं वो एनर्जी बॉडीज की ही हैं। लोग मरने से पहले काफी स्ट्रांग थी। ये लोग अपनी जो भी यूनिक स्किल्स हैं वो लॉस्ट नहीं करना चाहती है, इसलिए अभी भी यहाँ पर हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान को बताते हैं कि 2 तरीका है तुम्हारे पास मतलब डाउडी बॉडी पाने का। एक तो या तो तुम खुद कंडेंस कर लो या दूसरा ये जो बॉडीज पड़ी हैं। जियान पूछता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये बताते हैं कि जो तुम डाउडी बॉडी खुद से कंडेंस करोगे वो तुम्हारे कॉम्पेटिबल होगी और तुम्हारे लिए अच्छा होगा फाइट करने में, पर ये 6 ग्रेड से ज्यादा की नहीं हो सकती है। अगर तुम डाउडी बॉडी ऑब्टेन करते हो एक स्ट्रॉन्ग मैन की, ये जो तुम भी कंडेंस करोगे उससे कई गुना बेहतर हो सकती है। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा। जियान भी बाद वाला चुनता है, मतलब किसी और की डाउडी बॉडी को। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग स्माइल भी कर रहे थे कि जब तुम एक पावरफुल डाउ बॉडी से मिलोगे तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। जियान अपनी सोल पावर को यूज करके ये जो डाउडी रिवर थी उसको एक्सप्लोर कर रहा था। ये फील करता है कि यहाँ पर एक काफी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी स्माइल करते और कहते हैं क्या तुमने उसे पा लिया, यही हमारा पर्पज है इस ट्रिप का। जियान फील करता है वो जो बंदा जिसका इसने पावर अभी फील किया है उसके सामने तो जियान एक चीटी है, फिर भी ये ट्राई करने के लिए तैयार था। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं ये जो पावर था यानी बंदा, शायद ये मरने से पहले मैं इसे जानता था। जियान उसी डायरेक्शन में काफी तेजी से बढ़ने लगता है। रास्ते में इसे कई सारे लाइट ग्रुप्स मिलते हैं जिसमें डाउडी बॉडीज होती हैं, पर जियान इनको भुला करके आगे निकल रहा था। अगर ये जो ओल्ड मैन आया था वो दूर से ही मतलब देख रहा था जियान को, बोलता है क्या ही लालची बच्चा है ये बेसिकली एक डाउडी 10th ग्रेड की बॉडी को टच करना चाहता है। मूजूजी भी ये सुनकर काफी ज्यादा सरप्राइज रहते हैं। मूजूजी को ये भी याद आता है ये जो ओल्ड मैन है अभी झूलाओ, इसने भी
डाउडी एम्परर की जो 10th ग्रेड की बॉडी थी उसको चैलेंज किया था जब ये यंग था। तो जो रिजल्ट था उसमें ये काफी ज्यादा टॉर्चर्ड हुआ था उस बॉडी से। अब ये दोनों लोग मतलब जो दोनों एल्डर्स थे मूजूजी और ओल्ड जू, ये लोग जियान को ही देख रहे थे। जियान भी फील करता है कि इनके जो गोल्डन ड्रैगन किंग है इनका स्ट्रेंथ पहले से काफी बढ़ गया है, हालांकि ये अभी भी शायद उस जुआन लिंग किंग के सामने थोड़ा कम पड़े, पर फिर भी ये इतना स्ट्रांग तो थे कि मतलब मूजूजी वगैरह से अभी फिलहाल वीकर नहीं थे। मूजूजी का स्ट्रेंथ शायद 7 स्टार के पीक पर यानी चांगयू से तो स्ट्रांग ही होगा या 8 स्टार पे हो सकते हैं, ऐसा जियान सोचता है। जियान आगे बढ़ ही रहा होता है तभी गोल्डन ड्रैगन किंग फील करते हैं कुछ और जियान को बोलते हैं कि यहाँ पर रुकने के लिए। यहाँ पर जो एनर्जी फ्लक्चुएशन थी वो अलग ही थी और यहाँ पर लाइट भी ज्यादा ब्राइट नहीं था। इस स्पेस के आसपास का जो एनर्जी था उसके आसपास कोई और भी स्पेस की एनर्जी नहीं आना चाहती थी। ऐसा लग रहा था शायद वो लोग डर रहे हों। गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत ही अपना ड्रैगन रोर निकालते हैं जिससे कि यहाँ का जो स्पेस रहता है नॉर्मल होने लगता है और ये एक व्हाइट लाइट से कवर्ड हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग तुरंत जियान से कहते हैं मुझे फॉलो करो। पर जो व्हाइट लाइट थी उसमें जियान जैसे ही एंटर्ड करता है उसको फील होता है एक अलग स्पेस में आ गया हो। यही वो इंडिपेंडेंट स्पेस था जहाँ पर वो शायद डाउ एम्परर के 10th ग्रेड की बॉडी एग्जिस्ट करती है। जियान यहाँ पर एक चीज से अचंभित होता है क्योंकि यहाँ पर जो बिल्डिंग थी वो तो फ्लैट दिख रही थी इसको और साथ में यहाँ की जो मिट्टी थी वो गोल्डन कलर की थी। यान जैसे यहाँ पर सोल पावर यूज करता है ये जो मिट्टी रहती है गोल्डन कलर की मानो इसके गोल्डन सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेती है। यान काफी ज्यादा अचंभित होता है, ये मास्टर से पूछने ही वाला होता है इस गोल्डन क्ले के बारे में। तभी गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं शायद अब हम सही जगह पर आ चुके हैं, यहीं पर वो डाउडी 10 स्टार की बॉडी है। गोल्डन ड्रैगन किंग जियान से कहते तुम अपना सोल पावर नहीं अपना स्पिरिचुअल पावर यूज करो। यान तुरंत ही अपना डिवाइन एनक्रिप्शन समन कर लेता है और चारों तरफ एक इनविजिबल फोर्स काफी तेजी से फैलने लगती है। जियान फील करता है ये जो गोल्डन सॉइल थे बेसिकली इसमें जान आ गई हो, इसमें से एक एंशिएंट ऑरा काफी तेजी से लाइट के समारे निकलने लगती है। ये मिट्टी धीरे धीरे बदलते बदलते एक गोल्डन हॉल में बदल जाती है। ये लोग भी समझ जाते हैं शायद इसी मेन हॉल के अंदर ही उस डाउडी 10 स्टार की बॉडी होगी। सबसे वियर्ड बात ये थी कि जो हॉल रहता है इसका शेप सर्कुलर टाइप में रहता है, उसके ऊपर एक स्टैचू रहती है, ऐसा लगता है मानो उसमें भी जान हो। जान भी स्टैचू को फील करके थोड़ा सा डर जाता है, ऐसा लगता है ये स्टैचू सच में जिंदा है। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं इमॉर्टल एम्परर। जियान करता है इमॉर्टल एम्परर, ये काफी पजल्ड हो जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग भी थोड़ा सरप्राइज होते हैं, बताने लगते हैं ये जो इमॉर्टल एम्परर था पहले हीरो था। 10,000 साल पहले मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक फाइट हुई थी एलियंस यानी जो एविल मैंस थे और ह्यूमन के बीच में। बताते ये बंदा अकेले 2 लेवल 2 डाउडी के पीक पावर हाउसेस को अकेले संभाल लिया था। उसके बाद ये जो एविल रेस रहती है उनके पावर के बारे में बताने लगते हैं कि एविल रेस जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड है। तो सबसे बड़ी बात तो ये थी ये जो एम्परर था अब ये हीरो जो था वो डाउडी 9 स्टार पर ही था जब इसने 2 बंदों के साथ अकेले फाइट किया था, क्योंकि एलियन रेस वाले जो होते हैं काफी ज्यादा एविल होते हैं, उनकी टेक्निक्स भी बहुत अलग होती हैं और वो दोनों लोग मतलब फाइटिंग इमॉर्टल्स रहते हैं यानी कि डाउ जियान लेवल पर। जियान काफी ज्यादा सरप्राइज था। इस दौरान गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कुछ चीजें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। बताते हैं कि हालांकि हमारे 1000 वर्ल्ड में 7 रियल्म्स हैं, हम सातों रियल मिलकर फाइट कर रहे थे इस बैटल में एविल रेस को बाहर निकालने पर हमें लगभग हजारों साल कुछ साल लग गए थे, तब जाकर हम इन लोगों को हटा पाए। हमारे भी जो कई सारे वॉरियर्स थे या तो वो मर गए या तो रीइंकार्नेशन में चले गए। गोल्डन ड्रैगन किंग के दौरान इस दौरान आंखों में थोड़ी नमी भी होती है। जान कुछ देर तक शांत रहता है, फिर इसकी नजर फिर से उस स्टैचू पर जाती है। जान कहता है फिर तो यही होगी इमॉर्टल एम्परर की बॉडी शायद। गोल्डन ड्रैगन किंग के अंदर भी थोड़ा रिग्रेट होता है, ये बोलते हैं मुझे लगा नहीं था कि ये बंदा यहाँ पर होगा। कहते हैं अगर इस बंदे को थोड़ा और टाइम मिल जाता तो ये एक फाइटिंग इमॉर्टल बन जाता यानी डाउ जियान लेवल पर। गोल्डन ड्रैगन किंग फिर फील करते हैं शायद ये जो डाउ बॉडी है बेसिकली उस फाइटिंग इमॉर्टल के बॉडी में से निकाल ली गई थी, उसका इनहेरिटेंस यहाँ पर नहीं है, जो उसकी पावरफुल टेक्निक्स होंगी। यहाँ ध्यान नहीं देता, ये लोग इस हॉल में आगे बढ़ रहे होते हैं और वो जो स्टैचू रहता है ऐसा लग रहा था वो अपनी आंखें खोल रहा था। जियान अब इस मेन हॉल के डोर पर आ चुका था। फाइनली जियान इस डोर को ओपन कर देता है। जैसे ये दरवाजा खुलता है यहाँ से एक एंशिएंट ऑरा बाहर आने लगता है। तो ये जो गोल्डन बॉडी थी बेसिकली इस सेंटर ऑफ द हॉल में धीरे धीरे अपीयर हो जाती है। ये वही बॉडी थी मतलब डाउडी 10th ग्रेड की बॉडी। इनके मतलब मुंह में से एक आवाज निकलती है, ये बोलते हैं तुम तीसरे इंसान हो जो यहाँ पर आए हो। यार जो मेन हॉल का डोर रहता है अचानक से बंद हो जाता है। डाउडी बॉडी थी इसमें थोड़ा बहुत सोल इम्प्रिंट्स था उन हीरो का। भूलने के बाद ही वो जो एल्डर रहते हैं यानी डाउडी बॉडी रहती है उनमें से एक टेरिफाइंग स्पिरिचुअल प्रेशर निकलता है जो जियान की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। प्रेशर के कारण जियान भी कोलैप्स कर जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि इसके हड्डियां वगैरह चूर हो जाएंगी। के बावजूद भी जियान हालांकि इसकी हड्डियों में से आवाज आ रही होती तब भी ये इस डाउडी बॉडी की तरफ देख रहा होता है। ये डाउडी बॉडी भी कहती है तो तुम सच में एक 4 स्टार के मिडिल स्टेज के वॉरियर हो। ये भी काफी ज्यादा सरप्राइज रहते हैं कि जियान कोलैप्स हो चुका था फिर भी ये धीरे धीरे करके एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। जियान क्योंकि जो प्रेशर था उसमें धीरे धीरे अब अडाप्ट कर रहा था। गोल्डन ड्रैगन किंग भी जियान के इस एक्शन से काफी ज्यादा सेटिस्फाइड थे। लॉन्ग ई भी जियान देखकर काफी रिलीफ फील करता है क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोला था ये भी इससे सहमत था, भी जियान को थोड़ा बहुत असिस्ट करने को तैयार था। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग ने इसको जियान की ज्यादा हेल्प करने के लिए मना किया था। ये भी क्योंकि डिपेंड करता था कि ये अगले मतलब फ्यूचर में जन्म लेगा यानी इसकी बॉडी बनेगी कि नहीं वो जियान के ऊपर डिपेंड करेगा, इसलिए जियान को लेकर एक गैम्बल खेला था।
तुरंत ये जो बॉडी रहती है बताती है कि मुझे याद है कि 1000 साल पहले एक बंदा आया था मेरी बॉडी को कंकर करने के लिए। वो एक 6 स्टार डाउडी का पावर हाउस था और जो दूसरा आया था वो तो 8 स्टार डाउडी का था। अब तो 1000 साल हो गए, मुझे भी नहीं पता वो लोग कितने ज़्यादा स्ट्रांग हुए होंगे। जो इमॉर्टल एम्परर रहते हैं वो कहते हैं मुझे जितना पता है शायद पहला वाला जो था वो बर्निंग इंसेंस पवेलियन का ओनर था, मतलब जो 8 स्टार डाउडी वाला था। यान भी इनकी बात सुनकर थोड़ा अचंभित हो जाता है और कहता है मैं बस आपकी बॉडी पाने के लिए आया हूँ, तो बेसिकली मैं एक टेस्ट टाइप दे रहा हूँ। फाइनली जो डाउडी बॉडी रहती है इसका ओरिजिनल अपीयरेंस सामने आ जाता है। इनके बॉडी पर कर्ली हेयर रहते हैं, सिंपल ड्रेस्ड थे, इनके चेहरे पर एक अलग ही स्माइल थी। जियान को कहते हैं मानना पड़ेगा तुम काफी ज्यादा बहादुर हो। इनके अंदर जो सोल इम्प्रिंट थोड़ा बहुत इनका बचा हुआ था बेसिकली वही इनकी जो ये डाउडी 10 स्टार की बॉडी थी उसको प्रोटेक्ट करता था। जियान से कहते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास उतनी योग्यता है कि तुम मेरी डाउडी लेवल की बॉडी को प्राप्त कर सको? मुझे जितना समझ में आ रहा है तुम्हारे पास उतना स्ट्रेंथ नहीं है। जियान कहता है आप चाहे कुछ भी कहें पर मैं एक बार ट्राई तो करना चाहूंगा। क्योंकि इनके काफी क्लोज आ चुका था तो जियान इनके टेरिफाइंग ऑरा को बहुत अच्छे से फील कर सकता था। मॉर्टल एम्परर भी स्माइल करते हैं और जियान से कहते हैं हालांकि तुम्हारे पास करेज है पर करेज सक्सेस की गारंटी नहीं देता है। अगर तुम्हें मेरी बॉडी की अप्रूवल चाहिए तो तुम्हें पहले अपना स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा। इस दौरान ये जो गोल्डन ड्रैगन किंग रहते हैं जियान से कहते हैं मुझे जितना फील हो रहा है ये जो इमॉर्टल वॉरियर है ये शायद इसका डीप कनेक्शन है तुम्हारे जायो फैमिली के साथ। जियान को ये भी पता था अगर ये ज्यादा बैटल्स करेगा तो इसके पावर के इंप्रूव होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, खास करके ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स के साथ। वैसे भी गोल्डन ड्रैगन किंग देखना चाहते थे कि जियान की एक्चुअल लिमिट क्या है। जियान भी तैयार हो जाता है और इसकी बॉडी पर चारों तरफ से टेरिफाइंग मिल्की वाइट फ्लेम इसकी बॉडी को कवर कर लेती है। चारों तरफ ह्यूज फ्लेम एनर्जी गैदर्ड होने लगती है और जो इसका स्ट्रेंज फायर था इस इंटरनल एंशिएंट रूलर को भी एक्टिवेट कर दिया था। और इधर जो लॉन्गी भी रहता है वो एंशिएंट स्वॉर्ड पर रूलर पर एक्टिवेट हो जाता है। जियान को क्योंकि अपना पूरा पावर यूज करना ही पड़ेगा। लॉन्गी एक ड्रैगन की दहाड़ भी निकालता है। तो इमॉर्टल एम्परर रहते हैं ये कहते हैं तुम्हारा जो रूलर है मुझे एक फैमिलियर ऑरा क्यों दे रहा है? पास्ट में जियान जब भी अपना ये एंशिएंट रूलर यूज करता था, जब से ये लॉन्गी एंटर किया था तो ये फुल पावर कभी भी नहीं यूज किया था। ज्यादातर टाइम ये इसको सप्रेस कर देता था और इस बार ये फुल पावर यूज करने के मोड में था क्योंकि लॉन्गी को भी इस बार परमिशन गोल्डन ड्रैगन किंग ने दे दिया था। जियान तो सबसे पहले अपना वो येलो डिवाइन एंगर यानी हुआंग क्वांग एंगर अटैक लॉन्च कर देता है। ये इसका सोल अटैक था। ये भी जियान के सोल स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं और इस सोल अटैक से, पर बोलते हैं हालांकि जो तुम्हारा ये अटैक था काफी रेयर है पर अभी तुम इतना पावरफुल नहीं हो, नहीं तो अगर जियान इनके लेवल पर होता तो ये इसे आराम से पकड़ लेता था। ये इस अटैक को इजीली डिसॉल्व कर देते हैं। इसके बाद जियान वो सबसे पावरफुल टेक्निक यानी इमॉर्टल लेवल की टेक्निक द फर्स्ट फुट ऑफ 7th लेयर ऑफ ब्रेकिंग द स्काई यूज करने लगता है। इसका जो एंशिएंट रूलर रहता है उस पर चारों तरफ से भयंकर लेवल की फ्लेम एनर्जी कवर्ड रहती है, मानो आसमान में भी आग ही छा गया हो। ये एक पावरफुल अटैक इस इमॉर्टल लेवल के वॉरियर पर लॉन्च कर देता है। इस बार ये जो वॉरियर रहते हैं जियान के अटैक को रेजिस्ट करने के लिए मतलब पर कोई दूसरा अटैक करते नहीं, अपनी बॉडी पर ले लेते हैं। अटैक के कारण यहाँ पर चारों तरफ एक भयंकर लेवल का टेम्परेचर छा जाता है। जियान अपने टेक्निक को जैसे ये फायर जाती है एक्सप्लोड करने को बोलता है। एक्सप्लोजन के बीच में एक मतलब गोल्डन लाइट काफी तेजी से चमक रही होती है। मॉर्टल वॉरियर हंस रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई भी 5 स्टार डाउडी का बंदा होता तो ये इस अटैक से आराम से तुरंत ही मारा जाता। यानी अभी भी ये जो 7th लेवल ब्रेकिंग हेवनली रूलर रहता है इसका फर्स्ट लेवल यूज किया रहता है। इसके पास ज्यादा टाइम नहीं रहता है कि ये बाकी लेवल को प्रैक्टिस कर पाए क्योंकि ये कंपटीशन में लगातार पार्टिसिपेट कर रहा था। जियान के हिसाब से अभी ये 2nd लेवल और 3rd लेवल को आराम से ट्राई कर सकता था, मतलब सीख सकता था। जो फाइटिंग इमॉर्टल रहते हैं जियान से कहते हैं हालांकि तुम्हारा सोल अटैक काफी अच्छा है इस वेपन के साथ, पर तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है ओवरऑल काफी वीक है अभी भी। जियान से कहते हैं तुम वापस जा सकते हो। इनकी आवाज में एक अलग ही प्रेशर था। जियान सोचता है क्या कोई और रास्ता नहीं है, अपने मन में सोच रहा होता है। इसके बाद जियान को कोई ऑप्शन नहीं दिखता तो ये अपने लेफ्ट हैंड से अपने फोरहेड को टच करता है। जियान काफी ज्यादा चिंतित था कि वो जो गोल्डन लाइट निकली थी उन डाउ एम्परर की बॉडी से काफी ज्यादा अलग थी। जियान इस अपने पावरफुल अटैक से इन पर एक खरोच भी नहीं ला पाया था। ऐसा लग रहा था मानो वो जो गोल्डन लाइट थी बेसिकली एक स्टोन के समान हो। इसके बाद ये जो इमॉर्टल वॉरियर रहते हैं वो हंसते हैं जियान से और कहते हैं मुझे जितना समझ में आ रहा है तुम्हारा फ्लेम ऑर्डिनरी फ्लेम नहीं है, सही है ना? क्योंकि तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हें मैं एक चीज बता देता हूँ। जियान को बताते हैं कि ये जो बेसिकली ने जो गोल्डन लाइट यूज की थी वो मेरी फेमस फाइटिंग स्किल है। इसको कहते हैं इमॉर्टल गोल्डन बॉडी। जियान को ये चीज पता था क्योंकि इसको गोल्डन एम्परर ने ये बारे में बताया रहता है, सॉरी गोल्डन ड्रैगन किंग ने। क्योंकि जो गोल्डन ड्रैगन बॉडी होती है सॉरी इमॉर्टल गोल्डन बॉडी वो डिफेंस के लिए काफी अच्छी थी। ऐसी फाइटिंग स्किल थी जो ज्यादातर डिफेंस पर फोकस करना चाहती थी और जियान का डिफेंस अभी भी काफी वीक रहता है। इनका ये जो गोल्डन बॉडी था बेसिकली इसको होली रैंक में भी गिना जा सकता था। गोल्डन ड्रैगन किंग इस दौरान जियान को बता
बताते हैं कि गोल्डन बॉडी में ऐसा क्या होता है कि बॉडी एक बेसिकली सॉलिड हो जाती है गोल्ड के समान। का जो शील्ड रहता है बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। जब ये गोल्डन बॉडी प्रकट होती है तो इंसान का जो डिफेंस रहता है नॉर्मल डिफेंस से 5 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। ज्ञान भी समझ गया था अगर ये अपना डिफेंस 5 गुना स्ट्रॉन्ग कर ले तो ये आराम से एक 6 स्टार डाउडी के पीक लेवल के वॉरियर को भी ये भी अटैक को मतलब झेल सकता था। जियान के पास कई सारे अटैकिंग मेथड्स रहते हैं पर बात की जाए डिफेंस की तो इसके पास शायद ही कोई मेथड रहता है। बस इसके पास वो ड्रैगन क्लैन वाला जो शील्ड रहता है और एम्परर क्लॉथ रहता है पास्ट में, बाकी इसके पास कुछ वैसा टेक्निक नहीं रहता है। फाइनली जियान कहता है इमॉर्टल गोल्डन बॉडी ये सच में अच्छी चीज है। ये हंसता है और तुरंत ही अपना 3 मिस्टीरियस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेवनली फायर एक्टिवेट कर देता है। जियान का स्ट्रेंथ काफी तेजी से बढ़ने लगता है। तुरंत ही 4 स्टार डाउडी के पीक पर पहुंच जाता है। जियान के फोरहेड से इस समय एक अलग लेवल का फ्लक्चुएशन भी वेव फ्लक्चुएशन निकल रहा था। इस चीज को सेंस करके ये जो इमॉर्टल वॉरियर रहते हैं जियान से कहते हैं क्या तुम जायो क्लैन के हो। इन्होंने भी जियान के फोरहेड पर वो मिस्टीरियस क्लैन मार्क यानी मिस्टीरियस रून देख लिया था। ये बोलते हैं क्या अभी भी जायो क्लैन के लोग बचे हैं। इमॉर्टल एम्परर की आवाज में एक अलग ही इमोशन होता है इस समय। जियान अभी इन पर अटैक ही करने वाला होता है तभी ये एम्परर इसको रुकने को बोलते हैं। ये पूरा किस्सा गोल्डन ड्रैगन किंग देख रहे थे शांति से। फिर से एक बार जियान से पूछे क्या तुम सच में जायो फैमिली के मेंबर हो। जियान की बॉडी पर वो फोरहेड पर पैटर्न देख रहे थे फिर भी इनको कुछ डाउट थे। जियान इनकी बात सुनकर कहता है हाँ मैं सच में जायो क्लैन का यंगर जनरेशन का मेंबर हूँ। ये जो इमॉर्टल वॉरियर थे इनका भी मूड चेंज हो गया था पूरी तरह से जियान के फोरहेड पर वो मार्क देखकर। तुरंत ही एक क्षण में जियान के सामने प्रकट हो जाते हैं। जियान की एक उंगली को तुरंत ही काट देते हैं, उसमें से 2-3 बूंद ब्लड निकलने लगते हैं। जियान हालांकि थोड़ा सा चीखता है। ये इस इमॉर्टल वॉरियर की तरफ एक डाउट की नजर से देख रहा था। इसके बाद ये वॉरियर फिर से दूर हट जाते हैं, इस ब्लड को मतलब कंट्रोल करते हैं और अपने नाक के पास ले जाते हैं। फिर ये फाइनली कहते हैं सच में तुम जायो फैमिली के ही मेंबर हो। इनका जो टेरिफाइंग प्रेशर निकल रहा था उसको भी ये खत्म कर देते हैं। इनकी बॉडी से एकदम ही जेंटल ऑरा बाहर निकल रही थी। कहते हैं जियान से कि मेरा जो कनेक्शन है तुम्हारे जायो फैमिली से काफी गहरा है। ये कहते हैं कि पास्ट में तुम्हारे जायो क्लैन ने मुझे बहुत संभाला था, इसलिए मैं अब मेरा समय आ गया कि मैं उस काइंडनेस को रीपे करूं। जियान भी इनकी बात सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाता है। जियान से पूछते हैं क्या तुम जानना चाहते हो। गोल्डन ड्रैगन किंग ने इनको कुछ भी नहीं बताया रहता मतलब जियान को। शायद अब ये इस एल्डर से जान सके कि जायो क्लैन को क्या हुआ था। अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। बहुत लोग नहीं जानते हैं हालांकि मैं एक इमॉर्टल लेवल का वॉरियर हूँ यानी डाउडी के 9 पीक पर। कोई नहीं जानता कि मैं एक गरीब परिवार में और जुआनलिंग कॉन्टिनेंट के एक गांव में जन्मा था। और मैं जब छोटा ही था तो ही मेरे माता पिता मर गए थे। उस समय मैं डाउशेंग लेवल पर ही था और मैं काफी ज्यादा एरोगेंट था मेन लैंड में जाने के लिए। बोलते हैं कि मैं काफी लंबा ट्रैवल किया और फाइनली एक होली फ्लेम पाया जिसको कि वांग टिन्या कहते हैं, इसको इमॉर्टल फ्लेम भी कहते हैं। इसका होली फ्लेम में जो रैंकिंग है वो 18वें नंबर पर है। इस फ्लेम में बेसिकली इमॉर्टेलिटी की पावर होती है। उस इमॉर्टल फ्लेम को मैंने ही डिस्कवर किया था, बाकी कोई भी नहीं था। उस समय तक मैं डाउडी 8 स्टार के पीक पर था और मेरे पास मतलब वो इमॉर्टल गोल्डन बॉडी भी थी। काफी मतलब प्राउडी नेचर से आया था कि मैं इस होली फ्लेम को लेकर रहूंगा। बताते हैं कि मैं फाइनली 10 दिन वेट किया, मतलब पूरी तैयारी किया और फाइनली वो रिस्क लिया होली फ्लेम को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करने का। बताते कि इनकी फिजिकल बॉडी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई थी और अपने सोल पावर की मदद से ये फाइट किए उस इमॉर्टल फ्लेम से। हालांकि ये लगभग मर चुके थे उस समय तक। मरने ही वाला था तभी एक बंदा जायो क्लैन से आता है। उनका नाम जायो यून था। वो उस समय मतलब ये बताते हैं कि फाइटिंग इमॉर्टल लेवल पर थे, मतलब डाउ जियान लेवल पर। उन्होंने मेरे लिए इमॉर्टल सेंट फ्लेम को सबड्यू कर दिया था। कि उन्होंने उस फ्लेम को सबड्यू किया पर वो फ्लेम उस फ्लेम ने मुझे चुना। फिर भी जो तुम्हारे सीनियर थे यानी जायो यून वो बिल्कुल भी निराश नहीं हुए और वो मेरे लिए ज़्यादा चिंतित थे। फाइनली उन्होंने मुझे वो मतलब इमॉर्टल फ्लेम दे दिया और इस दौरान मैंने अपनी बॉडी भी कंडेंस कर ली थी। काफी ज्यादा इस समय एक्साइटेड थे ये पूरी बात बताने के बाद। यान को भरोसा नहीं होता है इसके एंसेस्टर यानी जायो यून एक होली फ्लेम भी एक इंसान को दे सकते हैं। इसीलिए ये बंदा यानी जो इमॉर्टल वॉरियर था जियान को देख करके यानी जायो फैमिली को देख करके इतना एक्साइटेड था। अब जियान को पूरा समझ में आ जाता है ये बंदा अभी जो फाइटिंग एम्परर था जियान को इतने अच्छे से अब क्यों ट्रीट कर रहा है। इस एडवेंचरस कहानी को जानकर तो जियान भी थोड़ा शर्मा जाता है कि इसके एंसेस्टर जायो यून कितने ज्यादा डेयरिंग होंगे, मतलब एक होली फ्लेम को टक्कर देना। बताते हैं कि उसके बाद मैं जब उस इमॉर्टल फ्लेम को एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरा स्ट्रेंथ जो था काफी तेजी से बढ़ गया। मैं तुरंत ही 9 स्टार डाउडी पर पहुंच गया था। ये बताते हैं कि उसके बाद मैं तुम्हारे एंसेस्टर जायो यून को अपना होमेज मतलब आभार प्रकट करने गया था, पर मुझे पता चला कि सातों रियल मतलब जायो फैमिली को ढूंढ रहे हैं और ये जो एविल क्लैन वाले भी थे वो भी जायो फैमिली पर अटैक कर रहे थे। ये बताते हैं उस दौरान मैं भी मतलब वो फाइट के दौरान मारा गया। बताते हैं शायद जो 7 रियल में उनमें से कुछ तो रियल वाले हैं जो एविल क्लैन वालों को भी सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इनका साथ दिया था जायो क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये थोड़ा इनका एक्सप्रेशन भी अगली रहता है क्योंकि एविल क्लैन वालों को याद करके काफी गुस्से में भी होते हैं। जियान से कहते हैं अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है कि तुम इनके बारे में जानो। जियान की तारीफ भी करते हैं कि तुम्हारे पास जो फ्लेम्स हैं काफी वियर्ड है। हालांकि ये हेवनली फ्लेम्स सॉरी होली फ्लेम्स तो नहीं है, पर मुझे भी इसके लिए मतलब इससे टकराने के लिए डिफेंस तो जरूर लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद जियान से कहते हैं हालांकि तुम्हारा जायो क्लैन तो शायद मिस्टीरियसली छिप गया है तो तुम
कहाँ से आए। जियान इनको बताता है कि वो डाउकी कॉन्टिनेंट से ब्रेक करके आया है यहाँ पर। डाउकी कॉन्टिनेंट ये सुनकर तो ये भी बोलते हैं इम्पॉसिबल, बोलते हैं कि 10,000 साल पहले ही जब वो बैटल हो रहा था उसी समय जो डाउकी प्लेन था उसकी ज्यादातर डाउटी जो एनर्जी थी एब्जॉर्ब कर ली गई थी, तो तुम कैसे आ सकते हो। फिर एक आवाज आती है, मेरा डिसाइपल जो कह रहा है वो सही कह रहा है। यहाँ पर जियान के सर के ऊपर गोल्डन ड्रैगन किंग भी प्रकट हो जाते हैं। इमॉर्टल एम्परर भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है ये गोल्डन ड्रैगन किंग को देखकर, आप यहाँ पर कैसे हो सकते हो, क्योंकि सभी को पता था कि उस वॉर में शायद गोल्डन ड्रैगन किंग मारे गए थे। इसके बाद ये पूरा माजरा एक्सप्लेन कर देते हैं। वहां पर मतलब डाउकी कॉन्टिनेंट में एक पिल भी था जो डाउटी लेवल का था। ये बात गोल्डन ड्रैगन किंग कर रहे थे तो ये इमॉर्टल वॉरियर भी मान लेता है। इसके बाद ये फाइनली कहते हैं कि मेरा जो 10th रैंक की डाउटी बॉडी है तुम्हारे जायु फैमिली के लिए समझ लो एक गिफ्ट है। इसके बाद इनके बॉडी से एक इनविजिबल वेव चारों तरफ फैलने लगती है और इसमें से गोल्डन लाइट भी बाहर निकल रही थी। गोल्डन बॉडी जो थी इसमें से जो लाइट निकल रही थी इसको देख करके इमॉर्टल वॉरियर बताते हैं कि ये मैंने डिफेंस के लिए यूज किया था। जियान इन सीनियर को बोर्ड करता है रिस्पेक्टफुली, ये इस गोल्डन बॉडी की तरफ बढ़ने लगता है। जियान भी जानता था कि अगर ये अपने फुल पावर अटैक कितने भी ट्राई कर ले ये इस गोल्डन बॉडी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। गाइस स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। शाम में मिलते एक और नए वीडियो के साथ। होप आप भी मजे कर रहे हो और ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो।